अच्छा दोस्तों, सैयारा और धुरंधर में क्या डिफरेंस है? सैयारा देख के जनता रो रही थी और धुरंधर देख के क्रिटिक्स। दोस्तों, धुरंधर को लेकर जिस तरह से मीडिया का एक सेक्शन बवाल मचा रहा है, उसने कई सारे सवाल खड़े किए। इस वीडियो में हम उन्हीं सवालों के बारे में बात करेंगे और ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर धुरंधर जैसी फिल्मों से क्रिटिक्स का एक खास सेक्शन क्यों ट्रिगर हो जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। सबसे पहले बात करते हैं फिल्म के क्रिटिक्स की, जिनके लॉजिक दुनिया से ऊपर है। अब देखिए, सिनेमा सब्जेक्टिव होता है, किसी को कोई फिल्म अच्छी लगती, किसी को नहीं, लेकिन दोनों ही केसेस में उस फिल्म को रिव्यू करने वाले अपने अपने लॉजिक देते हैं। धुरंधर के केस में जो लॉजिक दिए जा रहे हैं उनमें लॉजिक कम और कई लोगों की चिढ़ ज्यादा लग रही है। देश के अंदर जासूसी पर बनी फिल्मों को जिस तरह से देखा जाता है, धुरंधर उसमें एक नयापन लाता है। बस यही नयापन कुछ खास सो कॉल्ड क्रिटिक्स को समझ नहीं आ रहा है। धुरंधर को क्रिटिसाइज करने में सबसे बड़ा टर्म जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है वो है मैस्कुलिनिटी और हाइपर नेशनलिज्म। अब सबसे पहले तो ये दोनों ही टर्म्स इस फिल्म की थीम के साथ फिट बैठते हैं। आप एक जासूस से क्या चाहते हो? वो पड़ोसी मुल्क में जाए, अपनी पहचान, अपने फ्यूचर, अपने देश को छोड़कर वो उन खतरों के बीच में रहे जहां पर उसे अपना मिशन भी पूरा करना है और अपना कवर भी एक्सपोज नहीं होने देना है, जहां उसे पता भी नहीं कि वो वापस जिंदा अपने देश वापस आ पाएगा या नहीं, जहां उसे ये भी नहीं पता कि उसे कब अपने देश वापस बुलाया जाएगा, जहां उसे ये साफ पता है कि अगर वो पकड़ा गया तो मौत को भी डरा देने वाली मौत की सजा उसे मिलेगी। माफ कीजिएगा, ये सारे काम उसकी मैस्कुलिनिटी ही करती है। जब वो अपने चारों तरफ पाकिस्तानी एजेंसी के टॉर्चर को देखता है तो उसकी सिर्फ मैस्कुलिनिटी ही उसको उस धरती पर जिंदा रखती है, उसका सर्वाइवल हो पाता है। जब भी वो अगले दिन सुबह सोकर उठता है तो सिर्फ नेशनलिज्म ही वो पार्ट है जो उसको जिंदा रखती है। उसके अंदर देशभक्ति की यही भावना उसे उन खतरों के बीच मिशन पूरा करने का मोटिवेशन देती है। यानी मैस्कुलिनिटी और नेशनलिज्म यहाँ पर ऑड कैसे हो गया, बताइए? बात तो सही है। ऐसे में धुरंधर ने जिस परफेक्शन के साथ इन दोनों चीजों को दिखाया है वो कमेंडेबल है। इन सो कॉल्ड क्रिटिक्स ने उन सबसे बड़े पॉइंट को इग्नोर किया जो इस पूरी फिल्म का मोटिव था। जिन बातों को लेकर इस फिल्म का क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, दरअसल वही पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आदित्य धर ने इस फिल्म का नैरेटिव सेट किया है। इन क्रिटिक्स की जनरल बायसनेस यहाँ साफ दिखती है। वो किसी फिल्म का रिव्यू इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो फिल्म उन्हें अच्छी नहीं लगी, वो उसको क्रिटिसाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये फिल्म उस घिसी पिटी स्पाई मूवी टेम्पलेट से एकदम अलग है जो इन सो कॉल्ड क्रिटिक्स को पसंद नहीं है। अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि हर चीज में जेंडर को कंपेयर करने लगते हैं। जी हाँ, जवान और पठान में लीड एक्टर के ऑरा फार्मिंग को गले तक नीचे उतार लेने वाले इन्हीं क्रिटिक्स को जब रणवीर का कैरेक्टर स्ट्रगल करता हुआ दिखता है तो उनको पसंद नहीं आता। भाई साहब, सर पीट लेने का मन करता है जब ये लोग जेंडर डिबेट शुरू कर देते हैं कि इस फिल्म में फीमेल कैरेक्टर्स को उतना पावरफुल क्यों नहीं दिखाया गया। ऐसे तो भैया फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि तारे ज़मीं पे इस मूवी में सिर्फ बच्चों को ही पावरफुल क्यों दिखाया गया है, उनके पेरेंट्स को मजबूर क्यों दिखाया गया है। बागबान फिल्म को देख के तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक्स्ट्रा इमोशनल पेरेंट्स को क्यों बना दिया गया है। भैया, जिस आदमी ने स्क्रिप्ट लिखी है, जो उसकी कहानी है, जो उसका स्क्रीन प्ले है, वो उसी हिसाब से लिखेगा ना। इसमें औरत वर्सेस मर्द और जेंडर का डिबेट क्यों ले आ रहे हैं लोग। और इस फिल्म की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो एक ऐसी फिल्म जहां लगातार लोग मारे जा रहे हैं, आतंकियों का गैंग एक्टिव है, पकड़े जाने पर हद से ज़्यादा टॉर्चर होता है, जहां आईएसआई अपने सबसे गंदे चेहरे के साथ भारत के खिलाफ काम कर रही है, वहां पर आप जेंडर डिबेट घुसा रहे हो। मतलब इस पूरे लॉजिक का इन लोगों ने पता है क्या कर दिया है? मोदी जी बताइए। लवड़े न भोजन। अब इन सो कॉल्ड क्रिटिक्स की प्रॉब्लम क्या है उस पर आने से पहले बात कर लेते हैं इस देश में कानून से जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको लेकर के हमने एक अमेजिंग पॉडकास्ट किया है सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय के साथ। इस पॉडकास्ट में ऐसी ऐसी बातें डिस्कस हुई हैं जो आपको अंदर तक हिला देंगी। मैं रेकमेंड करूंगा, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाइए, लिंक दिया है हमारे टीआरपी चैनल पे इस पॉडकास्ट का। हमारे द रौनक पॉडकास्ट चैनल पर जाकर इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा। फुल फील आ जाएगी, नई नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और लाइफ में आप कुछ अच्छा सीखेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इन सो कॉल्ड क्रिटिक्स की असली प्रॉब्लम क्या है। अब देखिए, इनमें दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं। ये एक सच्चाई है कि आज के टाइम पर लोग इनके वेबसाइट्स या वीडियोस पर उस तरह से क्लिक्स नहीं करते, उतना ट्रैफिक इनके प्लेटफॉर्म पर आता ही नहीं है, जबकि रिसोर्सेज में इन्होंने लाखों खर्च कर रखे हैं। ऐसे में रेज बेट वाला फॉर्मूला सबसे ज़्यादा कारगर है इनके लिए। जहां ये किसी फिल्म के बारे में वो सब कह देते हैं जिसे पढ़ने या देखने के बाद लोग कमेंट सेक्शन में इनको गालियां बकते हैं। इससे इनके दो फायदे होते हैं, एक तो वेबसाइट और चैनल की एंगेजमेंट बढ़ती है, दूसरा बढ़े हुए एंगेजमेंट की वजह से अमेरिकी डॉलर भी बढ़ जाते हैं। हर क्लिक के बाद ये बात सिद्ध हो जाती है कि हाँ, ये जो काम कर रहे हैं या कर रही हैं उसे देखने में लोगों को इंटरेस्ट है, वो नंबर्स में कन्वर्ट होता है और वहां से वेबसाइट और चैनल के लिए फंडिंग भी आसान हो जाता है जुटाना। आसान भाषा में कहूं तो दिस इज बिजनेस। दूसरा इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, जहां इन सो कॉल्ड क्रिटिक्स का दोगलापन दिखता है। ये उस किसी भी फिल्म की तारीफ नहीं करेंगे जो उनके एक्सेप्टेड टेम्पलेट से अलग है।
सिनेमा को ये जिस चश्मे से देखते हैं उनके हिसाब से दुनिया को भी उसी तरीके से देखना पड़ेगा। फिल्म क्रिटिक्स की अपनी जॉब को जस्टिफाई करते हुए ये मैडम लोग फिल्म को फॉर सेक ऑफ क्रिटिसिज्म रिव्यू करती है। कोई भी फिल्म उसके डायरेक्टर, उसके आर्टिस्ट और उसके क्रू मेंबर की मेहनत का नतीजा होता है दोस्तों। फर्क इतना है कि आप उस फिल्म के नैरेटिव को कैसे दिखाते हैं। अब आप जवान और पठान को ही ले लीजिए, है कि नहीं। सबसे पहले तो शाहरुख खान का वो 4 साल बाद का कमबैक था। दूसरा, सालों बाद शाहरुख खान अपने एक्शन अवतार में वापस आ रहे थे। तीसरी बात कि ये इनमें से पठान वाईआरएफ की स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा थी, जिसमें सलमान खान के टाइगर की भी एंट्री हुई। कमर्शियली ये किसी भी फिल्म के लिए एक आइडियल तैयारी होती है। वो दोनों फिल्में उनके स्टार पावर और अपील की वजह से मार्केट में गई थी। वहां पर इन क्रिटिक मैडम लोगों के मुंह से एक बार भी ये नहीं निकला कि कैसे शाहरुख खान का कैरेक्टर सबको फेल कर दे रहा है और बाकी कैरेक्टर्स को उतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला। यहाँ सिर्फ शाहरुख दिखाया जा रहा है, शाहरुख की मैस्कुलिनिटी एंड ऑल। इसके बारे में तो इन लोगों ने नहीं बोला। क्यों मैडम? बोलो बोलो, टेल। उन्हें यह भी समझ में नहीं आया कि स्क्रिप्ट इतनी बेसिक थी। उन्होंने इन दोनों फिल्मों को 4.5 स्टार से ज़्यादा दिए, जबकि एक ऑलमोस्ट रियलिटी को फिल्म में दिखाने वाली धुरंधर इन मैडम लोगों को समझ नहीं आई और इनका इंटेलेक्चुअलिज्म बाहर आ गया। ये लोग ऐसी किसी फिल्म को एक्सेप्ट नहीं कर पाते जो इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से इनके फ्रेम में फिट ना हो, लेकिन क्योंकि इनको फिल्म के अंदर कोई ठोस मुद्दा मिला नहीं तो वही घिसी पिटी लाइन रिपीट कर दी। बाकी इन क्रिटिक्स का एक और आर्ग्यूमेंट है कि धुरंधर में इतना वायलेंस क्यों दिखाया गया, सोसाइटी के लिए खराब है, जनता बिगड़ जाएगी। ये क्या लॉजिक है? मतलब बाकी स्पाई मूवीज में जो वायलेंस है वो हार्मलेस है और यहाँ पे क्रूएल है। हेलो, बोलो मतलब आप एनिमल को ही ले लो। याद करो जब वो फिल्म आई थी कितना बवाल हुआ था। फिल्म की कहानी से इन क्रिटिक्स को इस बात का गुस्सा था कि रणविजय अपने पिता को बचाने के लिए इतना वायलेंस करता है, सैकड़ों लोगों को मार देता है। तब उनका लॉजिक था कि सोसाइटी इससे बिगड़ जाएगी, इतना वायलेंस देखकर लोग गन कल्चर में फंस जाएंगे। मैं पूछता हूं बॉस, कितने लोगों ने एनिमल देखकर बंदूक उठाई? ये सो कॉल्ड क्रिटिक्स जनता को क्या च से भूतिया समझते हैं? देखिए, जनता ना स्मार्ट है, वो फिल्म को फिल्म की तरह ही देखती है ज्यादातर। चकदे को देखकर लोगों ने उतनी हॉकी उठाई क्या? नहीं ना। एनिमल को देखकर क्या बहुत सारे लोगों ने बंदूक उठा ली? नहीं ना। पर जहां लॉजिक लगता है वहां जनता सीखती भी है। जैसे 3 इडियट्स देखकर सीखी। और जनता ये भी जानती है कि फिक्शन कितना है और सीखने लायक कितना है किसी मूवी में। अब जिस गैंग्स ऑफ वासेपुर को ये लोग कल्ट क्लासिक बोलते हैं, उससे लोगों ने बदला लेना थोड़ी ना सीखा, बल्कि उसको मीम कल्चर का हिस्सा बना लिया। क्योंकि लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि फिल्में बस 3 घंटे का वो एडवेंचर है जहां हम अपनी डेली लाइफ के स्ट्रगल को कुछ देर के लिए भूल जाते हैं, मूड फ्रेश करने चले जाते हैं। हम फिल्मों से नहीं, असली जिंदगी से सीखते हैं। मतलब ये क्रिटिक लोग कौन से जनरेशन से आते हैं भाई साहब, समझा नहीं मेरे को। बाकी धुरंधर फिल्म और इसके डायरेक्टर को क्रिटिसाइज करने का एक रीजन ये भी है कि ये किसी लॉबी या किसी गैंग का हिस्सा नहीं है। धुरंधर उसी इंडस्ट्री में बनी है जहां लॉबी और नेपोटिज्म का खेल चलता है। जिन्होंने जवान की हर फ्रेम को रेवोल्यूशनरी कहा, वहीं धुरंधर को रिग्रेसिव कहने में देर नहीं लगाई इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि ये फिल्म किसी कैंप या ग्रुप का हिस्सा नहीं थी। अब सबको पता है कि इंडिया में फिल्में बनाना आसान काम नहीं। एक एवरेज फिल्म या स्क्रिप्ट को भी उसकी स्टार पावर की बैकिंग की वजह से ही प्रोड्यूसर मिलता है। लेकिन आदित्य धर जैसे क्रिएटर को पहले तो प्रोड्यूसर जल्दी नहीं मिलते, दूसरा अगर मिलता भी है तो कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। आज के PR वॉर के बीच में आदित्य धर जैसे क्रिएटर बहुत सावधानी से चलते हैं। इसका अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए कि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट इमॉर्टल अश्वत्थामा से प्रोड्यूसर्स ने हाथ खींच लिया, जिसकी वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ और फिल्म से जुड़े लोगों को भी भारी नुकसान हुआ। वहीं दूसरी तरफ अगर एक खास लॉबी का स्टार कोई फिल्म बनाना चाहता है तो भले ही वो किसी मलयालम फिल्म या गुजराती फिल्म का रीमेक हो, प्रोड्यूसर मिल ही जाते हैं। बस यही वो लड़ाई है जो लॉबी से बाहर से आने वाले क्रिएटर्स को इंडिया में झेलनी पड़ती है। और जब एक ऐसा डायरेक्टर या ये कहें कि एक ऐसा आउटसाइडर धुरंधर जैसी फिल्म बना लेता है तो एक पर्टिकुलर लॉबी या एक गैंग को ये हजम नहीं हो पाता कि आखिर इसने बना कैसे लिया। यानी ये सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दोस्तों जिसकी वजह से सिर्फ कुछ ही लोग फिल्म को रिजेक्ट कर रहे हैं और बाकी जनता फिल्म को एक्सेप्ट कर चुकी है और फिल्म के साथ है। इसलिए इन सो कॉल्ड क्रिटिक्स को ये एक्सेप्ट करना होगा कि जब तक वो जनता की वाइब को नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं समझ पाएंगे ना कर पाएंगे। इसलिए ऐसे क्रिटिक्स के लिए मेरी ओपिनियन, मेरी राय यही है कि ये लोग फिल्म को क्रिटिसाइज करने के लिए जो वीडियोस बनाते हैं ना, इनको नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि जिस हिसाब के इनके व्यूज़ आ रहे हैं, जितने लोग इनको देख रहे हैं, उतने लोगों को तो ये कायदे से उनके घर पे जाके भी बता सकते हैं कि भाई मत देखो, पिक्चर अच्छी नहीं है, क्यों वीडियो बना के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। नहीं, बाकी दोस्तों आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप ऐसे फिल्म रिव्यूज़ और क्रिटिक्स की बात को मानते हैं या फिर आप कहते हैं घंटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।